डियर चिल्ड्रन, वीडियो 1 में आपने देखा कि फिजिक्स क्लास में आपकी मैंने चैप्टर 10 स्टार्ट किया था और चैप्टर 10 में मैंने टू टॉपिक्स आई हैव एक्सप्लेन्ड इन वीडियो 1. Those topics were number 1 pressure exerted by the liquid column, second was effect of gravity on pressure. Those were the two topics explained in video 1. Now this is the video 2 and in this video I am going to explain next topics from the chapter 10, that is mechanical properties of fluid. Now as you are seeing on the board, now next topic is the Pascal's law. A scientist whose name is Pascal gave a law related to liquid pressure. He stated that pressure exerted at any point on an enclosed liquid is transmitted in all direction. जब भी किसी सॉलिड पर, आप समझिए, जब भी किसी सॉलिड पर अगर कोई फोर्स अप्लाई करते हैं हम, तो आप इस तरह से फोर्स अप्लाई करेंगे. इन दैट केस फोर्स जो है केवल उस पॉइंट पर ही एप्लीकेबल होगा जिस पॉइंट पर आपने उसको लगा रखा है. दूसरी उसके आसपास की साइड से उसको कोई भी फर्क उस पर नहीं पड़ेगा. सो फोर्स अफेक्टिंग द एरिया of contact where it is applied. But in case of liquid, enclosed liquid especially, when a force is applied, when a pressure is applied on any point of the liquid, then the pressure is transmitted equally in all directions. This is the Pascal's law. Pressure exerted at any point, or we can say at any point on an enclosed liquid, is transmitted in all directions. Now there are two applications of Pascal's law. One is hydraulic brakes, second is hydraulic lift. Now as you are seeing on the board, there is a diagram I have drawn. In this diagram, this hydraulic brakes, working of hydraulic brakes is showing by this diagram. You are seeing that there is a tube T इन विच आ ब्रेक पैडल, वो पैडल है जहाँ पे आप पैर रख के ब्रेक लगाते हैं हैवी व्हीकल्स में. हैवी व्हीकल्स में सारे ब्रेकिंग सिस्टम जो होता है वो हाइड्रोलिक होता है. आप सोचिए, आप किसी ट्रक में या कार में उस तरह का ब्रेक्स नहीं अप्लाई कर सकते जैसा आप साइकिल में करते हो, क्योंकि वो बहुत हैवी व्हीकल्स हैं, हाई स्पीड पर मूव करते हैं. अगर आप उसमें साइकिल जैसा ब्रेक अप्लाई करेंगे तो वो टूट जाएंगे. तो उसको रोकने के लिए हम हाइड्रोलिक ब्रेक्स का यूज़ करते हैं, क्योंकि थोड़ा सा फोर्स लगाने से ही लिक्विड के थ्रू ज़्यादा फोर्स अप्लाई हो जाता है. आप देख रहे हैं फिगर में एक यहाँ पे ब्रेक पेडल है. ये वो पेडल है जहाँ पे पैर रख के कोई ड्राइवर जो है कार में या बस में ब्रेक को अप्लाई करता है फोर्स को. उसके बाद आप देख रहे हैं कि लीवर सिस्टम लगा हुआ है. लीवर सिस्टम एक मशीन है जो हमारे फोर्स को ईजियर तरीके से किसी चीज़ पर अप्लाई करती है. उसके बाद एक पिस्टन है पी. उसके बाद देख रहे हैं आप ट्यूब लगी हुई है टी, जिसको हमने नाम दे रखा है. इस ट्यूब में एक हमने फ्लूइड भर रखा है, दैट इज लिक्विड, जिसको हम कहते हैं ब्रेक फ्लूइड. यहाँ पर ये टी ट्यूब आ रही है, आप देख रहे हैं ये दूसरे व्हील को यहाँ से जा रही है. इन दिस ट्यूब द पोर्शन दैट इज वर्टिकल टू द हॉरिजॉन्टल ट्यूब इज कॉल्ड व्हील सिलेंडर. यहाँ पर दो पिस्टन्स हमने और लगा रखे हैं, दैट इज P1 एंड P2. जब कोई ड्राइवर ब्रेक पैडल पर फोर्स अप्लाई करता है तब वो फोर्स ट्यूब टी में लिक्विड्स पर अप्लाई हो जाता है और एरिया के कांटेक्ट में आके वो प्रेशर बन जाता है. और ये प्रेशर जब लिक्विड पे अप्लाई होता है तो ये प्रेशर यहाँ से मूव करता हुआ इस सिलेंडर में भी आ जाता है और यहाँ पर ये इक्वली डिवाइड हो जाता है दोनों पार्ट में, और ये P1 और P2 पिस्टन पर प्रेशर अप्लाई कर देता है, जिससे ये प्रेशर यहाँ पर पड़ने से ये जो ब्रेक शू यहाँ पर लगा रखे हैं ड्रम के साथ, ये ब्रेक शू ओपन हो जाते हैं. इस तरह से ओपन होकर इस वॉल को टच करते हैं और यहाँ पर इस वॉल को टच करते हैं. इस तरीके से फ्रिक्शन के थ्रू ये व्हीकल के मोशन को रोकने की कोशिश करते हैं. ये यहाँ पर ब्रेक शू लगा रखे हैं. यहाँ पर हम एक स्प्रिंग भी लगा देते हैं. जब हम ब्रेक अप्लाई कर चुके होते हैं तब हम ब्रेक पेडल पर से अपने पैर को हटाते हैं, तब ये लिक्विड वापस
वापस सिलेंडर से होते हुए अपनी ओरिजिनल पोजीशन में चला जाता है और ये स्प्रिंग जो है वो ब्रेक शू को अपनी ओरिजिनल पोजीशन में लेके आ जाता है, मतलब ड्रम से टच नहीं होने देता। इस तरह से हाइड्रोलिक ब्रेक काम करता है। सो होप यू हैव अंडरस्टूड प्रॉपरली द वर्किंग ऑफ हाइड्रोलिक ब्रेक। हाइड्रोलिक ब्रेक में हम लिक्विड पर प्रेशर अप्लाई करके व्हील को रोकते हैं और इस तरह के ब्रेकिंग सिस्टम को हम कहते हैं हाइड्रोलिक ब्रेक्स। नाउ आई एम एक्सप्लेनिंग यू सेकेंड एप्लीकेशन ऑफ पास्कल्स लॉ। दिस एप्लीकेशन इज hydraulic lift. To understand the working of hydraulic lift, you have to see the diagram. In this diagram, I am using two cylinders, that is C1 and C2. C1 cylinder is a narrower cylinder and C2 is the broader cylinder, and a fluid is filled between these tubes or cylinders. नाउ आपने देखा होगा जब हम कार वॉश कराने जाते हैं कार वॉशिंग सेंटर्स पर, कार को दो पिलर्स पे ऊपर उठा के रखते हैं और फिर नीचे से उसकी वॉश करते हैं, धुलाई करते हैं। तो वहाँ पे कार को उठाने के लिए हम हाइड्रोलिक लिफ्ट का ही यूज़ करते हैं। अब आप देखते हैं कि जो हमने यहाँ पर एक प्लेटफॉर्म बना रखा है, ये प्लेटफॉर्म वो है जहाँ पर किसी कार को हम खड़ा करेंगे और ये जो है कार को प्लेस करेंगे और ये यहाँ पर पिस्टन लगा रखा है जो धीरे धीरे ऊपर की तरफ उठता है और कार को ऊपर की तरफ उठाकर ले जाता है और हम उसकी वॉश कर पाते हैं। इसलिए इसको कहते हैं हाइड्रोलिक लिफ्ट, क्योंकि यहाँ पर हम लिक्विड का यूज़ कर रहे हैं फोर्स अप्लाई करने के लिए। अब आप देख रहे हैं यहाँ पर एक जो हमने स्मॉल पिस्टन लगा रखी है, जो नैरो पिस्टन है, वहाँ पर उसका एरिया स्मॉल ए है और वहाँ पर फोर्स स्मॉल एफ है। अब जब हम यहाँ पर फोर्स अप्लाई करते हैं, जो प्रेशर जो पिस्टन पर जाता है, जो प्रेशर यहाँ पर अप्लाई होता है प्रेशर, वो प्रेशर क्या होगा, P इक्वल टू एफ अपॉन ए। यहाँ पर नैरोअर पिस्टन है इसलिए हमने यहाँ पर इसका फोर्स स्मॉल एफ ले रखा है और इसका एरिया स्मॉल ए ले रखा है। तो यहाँ पर जो प्रेशर आएगा लिक्विड पर, ये प्रेशर जो आएगा वो इक्वल टू होगा P इक्वल टू एफ अपॉन ए। जैसे ही हम प्रेशर अप्लाई करेंगे ये प्रेशर इक्वली सारी डायरेक्शन में डिवाइड हो जाएगा और इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट होते हुए ये इक्वली दूसरी तरफ के पिस्टन पर जाकर अप्लाई हो जाएगा। अब वहाँ पर अगर हम देखें तो ये जो P था हमारा, यही P ट्रांसमिट होकर यहाँ पर पहुँच रहा है, तो ये P वहाँ पर पहुँचेगा। तो वहाँ पर हम F की अगर वैल्यू निकालें, कैपिटल F, ये जो कैपिटल F है जो यहाँ पर P पहुँचेगा बिगर पिस्टन पर, वो अपवर्ड डायरेक्शन में होगा और इस लिफ्ट को ऊपर उठाने की कोशिश करेगा। तो इस एरिया पर एप्लीकेबल होगा, तो इस एरिया पर जो फोर्स आएगा वो होगा P मल्टीप्लाई A, क्योंकि इस पिस्टन का एरिया कैपिटल A है और P की वैल्यू आती है F अपॉन A मल्टीप्लाई A। अब यहाँ पर जो कैपिटल A की वैल्यू है वो ग्रेटर देन स्मॉल a है, इसलिए F जो होगा वो ग्रेटर देन स्मॉल f होगा। मतलब यहाँ पर जितना फोर्स आपने अप्लाई किया था उससे ज़्यादा फोर्स हमको यहाँ पर बिगर पिस्टन पर मिल जाएगा और वो इतना लार्ज फोर्स होगा कि वो किसी भी कार को या किसी भी दूसरे हैवी व्हीकल को अपवर्ड डायरेक्शन में उठा देगा, लिफ्ट करवा देगा। इसीलिए इसको हम हाइड्रोलिक लिफ्ट कहते हैं। तो इस फार्मूले का यूज़ हम न्यूमेरिकल्स में भी करेंगे। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं कि स्मॉल एफ जो फोर्स है, जो स्मॉल क्वांटिटी में था, उसको अप्लाई करने से हमें लार्ज अमाउंट में फोर्स हमको मिलता है। लार्ज अमाउंट क्यों मिलता है? क्योंकि ए जो है वो ग्रेटर देन स्मॉल ए है, बहुत बड़ा है स्मॉल ए से। मतलब बड़ी वाली पिस्टन का एरिया जो है वो छोटी वाली पिस्टन के एरिया से बहुत लार्ज है, जिसकी वजह से फोर्स भी लार्ज हो जाता है और वो हमें हैवी व्हीकल्स को उठाने में हेल्प करता है। हैवी लोड को हम उससे उठा पाते हैं, इसीलिए इसको हम हाइड्रोलिक लिफ्ट कहते हैं। So after Pascal's law and its applications, next topic is viscosity. आपने देखा होगा जब भी कोई लिक्विड किसी सरफेस पर गिर जाता है तो वो फ्लो करता है, और ये भी आपने देखा होगा कि फ्लो के दौरान जो टॉप मोस्ट लेयर होती है उसके मोशन फास्ट होता है और उससे नीचे वाली लेयर का उससे कम होता है और उससे नीचे वाली लेयर का उससे कम, और जो लेयर ग्राउंड के कांटेक्ट में होती है उसका मोशन सबसे कम होता है। इसका मतलब किन्हीं भी दो लेयर्स के बीच कोई ना कोई ऐसा फोर्स काम कर रहा है जो
ऊपर वाले के कंपैरिजन में नीचे वाली लेयर के स्पीड को कम कर देता है, फ्लो को कम कर देता है। तो ये जो प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से लिक्विड या कोई फ्लूइड के लेयर्स के बीच एक ऐसा फोर्स काम करता है जो उसके मोशन को अपोज करता है, दैट इज कॉल्ड विस्कोसिटी। इफ we have to define the viscosity, then we have to say that property of the fluid due to which it opposes the relative motion. Why we are saying the relative motion? Because there is a motion of 2 3 4 5 layers, 2 लेयर के बीच में मोशन हो रहा है, तो एक एक कंपेरिजन में दूसरे का मोशन होता है, दैट्स व्हाई वी हैव टू से रिलेटिव मोशन। कोई एक चीज हम मूव नहीं कर रही है, बहुत सारी लेयर्स मूव कर रही हैं, इसलिए 2 लेयर्स के बीच हम जो मोशन को लेते हैं उसको हम कहते हैं रिलेटिव मोशन। तो उस रिलेटिव मोशन में एक अपोजिशन हो रही है, और वो क्या है, फ्लूइड की प्रॉपर्टी है। तो प्रॉपर्टी ऑफ द फ्लूइड्स ड्यू टू विच दे अपोज द रिलेटिव मोशन बिटवीन द 2 लेयर्स ऑफ द फ्लूइड व्हेन द फ्लूइड इज इन मोशन। आफ्टर दैट अगर वहाँ पे अपोजिशन हो रही है तो फिर अपोजिशन करने वाला कोई ना कोई फोर्स भी होगा, दैट फोर्स इज नोन एज विस्कस फोर्स। तो जो प्रॉपर्टी है उनकी कि वो रेसिस्ट करती हैं मोशन को, रिलेटिव मोशन को बिटवीन 2 लेयर्स, दैट इज कॉल्ड विस्कोसिटी। एंड द फोर्स विच कम्स इनटू प्ले व्हेन द लिक्विड इज इन मोशन और द फ्लूइड इज इन मोशन, देन द फोर्स विच कम्स इनटू प्ले बिटवीन 2 लेयर्स दैट अपोजेस द मोशन ऑफ द लिक्विड लेयर्स, दैट इज कॉल्ड viscous force. Now after that next topic we have to take. So next topic in this chapter, that is chapter 10, is velocity gradient. As I told you that the layer which is in contact with the ground will move slowest, और उसके ऊपर वाली जो लेयर होगी वो उससे थोड़ा सा तेज चलेगी। हमने माना कि ग्राउंड लेयर से एक लेयर है, ये लेयर आपको दिखाई दे रही है बोर्ड पर, इस लेयर की डिस्टेंस ग्राउंड लेयर से स्मॉल x है, और हमने माना ये v वेलोसिटी से मूव कर रही है। अब एक इसके ऊपर दूसरी लेयर है, नेक्स्ट वन लेयर, जो सेकेंड लेयर से dx डिस्टेंस पर है। तो मैंने बताया जैसे जैसे ऊपर हम बढ़ते जाते हैं वेलोसिटी बढ़ती जाती है, टॉप मोस्ट लेयर सबसे ज़्यादा तेज मूव करती है, उससे नीचे वाली उससे कम मूव करती है। तो अगर ये dx डिस्टेंस पर है तब इसकी वेलोसिटी जो होगी इस लेयर की वो v प्लस डी, मतलब कुछ ना कुछ बढ़ के आएगी। तो यहाँ पर v है तो यहाँ पर v प्लस डी भी हो गया, मतलब उससे थोड़ा सा तेज हो गया। तो डिस्टेंस के साथ वेलोसिटी में चेंज हो रहा है। x डिस्टेंस है तो v वेलोसिटी है, x प्लस dx डिस्टेंस हो गई तो वेलोसिटी हो गई v प्लस dv। इसका मतलब किसी भी लिक्विड लेयर की वेलोसिटी में चेंज होता है विद डिस्टेंस। तो यहाँ पर हम एक टर्म ले रहे हैं dv अपॉन tx, ये है वेलोसिटी में चेंज विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस। तो इसको हम कहते हैं वेलोसिटी ग्रेडियंट। तो हम इसको डिफाइन कैसे करेंगे? चेंज ऑफ वेलोसिटी ऑफ अ लिक्विड लेयर विद डिस्टेंस इज कॉल्ड वेलोसिटी ग्रेडियंट। अब इसके बाद जो हमारा टॉपिक आएगा उसको हम कहेंगे कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी वो टर्म है जो हमें बताता है कि किसी लिक्विड की वेलोसिटी से क्या फर्क पड़ेगा। अगर किसी लिक्विड का कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ज्यादा है, इसका मतलब वो थोड़ा सा डेंस लिक्विड होगा, उसकी लेयर से बीच मूवमेंट थोड़ा कम होगा, और विस्कोसिटी अगर कम है तो उसकी लेयर से बीच मूवमेंट ज्यादा होगा। हमें ये आइडिया देता है ये टर्म कि किसी लिक्विड की लेयर्स के बीच में मोशन किस तरीके का होगा, कम होगा या ज्यादा होगा। इसका रिलेशन है विस्कस फोर्स से। तो साइंटिस्ट के हिसाब से उन्होंने ये बताया कि जो विस्कस फोर्स है जो हम पहले डिफाइन कर चुके हैं, विस्कस फोर्स जो है 2 लेयर्स के बीच में वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एरिया ऑफ द सरफेस ऑफ द लेयर। अगर लेयर का सरफेस ज़्यादा है तो फोर्स विस्कस फोर्स जो है वो भी ज़्यादा लगेगा, और एरिया अगर कम है तो विस्कस फोर्स भी कम लगेगा। दूसरा बात उन्होंने बताया कि F प्रोपोर्शनल है dv अपॉन dx, दैट इज वेलोसिटी ग्रेडियंट। जितना डिस्टेंस बढ़ती जाएगी उतना फोर्स भी बढ़ता जाएगा, डिस्टेंस के साथ ही फोर्स का फर्क पड़ेगा। अगर इनको हम कंबाइन कर दें दोनों को तो F प्रोपोर्शनल a dv अपॉन dx आ जाता है। प्रोपोर्शनलिटी का साइन अगर हम हटाते हैं तो यहाँ पर एक कांस्टेंट लगाते हैं, इसको हम ईटा बोलते हैं, एन बना के उसको थोड़ा एक उसके लेग्स को लंबा कर दीजिए तो ईटा
ए और डी वी अपॉन डी एक्स, ये हमारा फॉर्मूला आ जाता है। यहाँ पर एक माइनस भी हम लगाते हैं, माइनस शोइंग दैट जो विस्कस फोर्स है वो मोशन के अपोजिट है। आपको पहले ही मैंने बताया कि जो विस्कस फोर्स है वो फ्रिक्शन जैसा है, जैसा सॉलिड्स में फ्रिक्शन काम करता है वही लिक्विड्स में विस्कस फोर्स काम करता है। तो विस्कस फोर्स की डायरेक्शन जो है वो मोशन के अपोजिट होती है। तो नेगेटिव साइन यहाँ पर सिर्फ ये शो कर रहा है कि जो मोशन है उसके अपोजिट डायरेक्शन में विस्कस फोर्स लग रहा है। न्यूमेरिकल्स में इस फॉर्मूले को यूज करते वक्त हमें नेगेटिव साइन लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें वहाँ पर केवल न्यूमेरिकल वैल्यू ही चाहिए। तो यहाँ पर जो हमारा ये टर्म आ गया, ये विस्कस फोर्स के लिए फॉर्मूला आ गया, और ईटा जो है यहाँ पे वो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, उसको हम कहते हैं कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। So now we are going to define coefficient of viscosity. Now we have to define coefficient of viscosity. So as you seen, the formula of viscous force is F equal to minus eta A dV upon dx. तो ईटा को डिफाइन करने के लिए वी हैव टू सपोज a इक्वल टू 1 एंड डी अपॉन डी एक्स इक्वल टू 1। यूनिट आप कोई भी इसमें सपोज कर सकते हैं, इसलिए यूनिट हमने यहाँ पे लिखी नहीं है। मतलब a की वैल्यू 1 है किसी भी सिस्टम में, और डी अपॉन डी एक्स की वैल्यू भी 1 है। अगर हम 1 यहाँ पर पुट करेंगे तो एफ इक्वल टू माइनस ईटा आपको मिलेगा, तो ईटा इक्वल टू माइनस एफ। यहाँ से हम फोर्स को डिफाइन कर सकते हैं, मीन्स विस्कस फोर्स के इक्वल है कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। तो कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी इज इक्वल टू द viscous force which acts between the two layers of unit area, and if the velocity gradient between two layers is 1, then the force which is acting between two layers is known as coefficient of viscosity। आप यहाँ से define कर सकते हो on easy word में कि coefficient of viscosity is equal to the viscous force which comes into play between two layers of unit area and which maintains velocity gradient between these two layers 1 unit। मतलब यूनिट वेलोसिटी ग्रेडियंट को मेंटेन करने के लिए जो फोर्स लगेगा ऐसी लेयर्स के बीच जिन लेयर्स का एरिया 1 है, तो वहाँ पर जो फोर्स होगा वो वेलोसिटी ग्रेडियंट के इक्वल होगा। ये यहाँ से डिफाइन हो जाता है। अगर मैं यूनिट्स की बात करूँ तो एसआई यूनिट ऑफ ईटा, ईटा का मतलब कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। ऐसा यूनिट जो है उसकी वो डेकापॉइज है, साइंटिस्ट के नाम पर डेकापॉइज, और सीजीएस यूनिट जो है ईटा की वो पॉइज है, और 1 डेकापॉइज इक्वल टू होगा 10 पॉइज। इन चीज़ों को आप याद रखेंगे। अब हम ईटा की डायमेंशन फार्मूला निकालेंगे, डायमेंशन फार्मूला ऑफ ईटा। तो डायमेंशन फार्मूला निकालने के लिए हम फार्मूले से ईटा इक्वल टू क्या होगा, ईटा इक्वल टू एफ डी एक्स अपॉन ए डी वी। एफ के प्लेस पर आप एम ए रख सकते हो, और डी एक्स तो डिस्टेंस है उसको ऐसे ही रख दीजिए आप अभी, और ए जो है एरिया उसको भी ऐसे रख दीजिए, और डी वी जो है डी वी ऐसे लिख दिया हमने। अब m के लिए डायमेंशन में हम क्या यूज़ करते हैं, कैपिटल M। a यहाँ पर एक्सेलरेशन है तो उसके लिए होता है LT माइनस 2। dx यहाँ पर डिस्टेंस है उसके लिए L अप्लाई करेंगे आप। a यहाँ पर एरिया है उसके लिए L स्क्वायर आएगा, और dv वेलोसिटी है तो LT माइनस 1 आएगा, LT माइनस 1। इसको अगर आप सॉल्व करते हैं तो m L की पावर यहाँ पर 3 हो जाएगी, ऊपर जाके -3 हो जाएगी, तो 1 - 3, और t की पावर -2 है, +1 ऊपर जाके ये हो जाएगी, और L के ऊपर 3 है और 2 यहाँ पर है, तो यहाँ पर 2 करना पड़ेगा आपको 2। तो m L -1 T -1, ये इसकी डायमेंशनल फार्मूला हो जाएगी किसकी, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी की। सो टुडे आई हैव एक्सप्लेन्ड सो मेनी टॉपिक्स। यू हैव टू रिवाइज दी टॉपिक्स फ्रॉम द बुक and prepare the notes, and in June class I will explain these topics again. I will give you about the idea, and whatever the problems you will have I will discuss in June class. Okay, that's all.